स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है। लेटन स्क्वायर डिज़ाइन में आप लोगों के पास अब ज़ाहिर है, जैसे मैंने सीआरडी में बताया कि कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन था, रेंडमाइजेशन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जब हम ब्लॉक्स में आए तो हमें वन डायरेक्शन में ब्लॉकिंग करनी पड़ी। उसमें ये हुआ कि रेंडमाइजेशन की रिस्ट्रिक्शन आ गई। वन डायरेक्शन में ब्लॉकिंग से मुराद कि हम लोग होमोजेनिटी हेटेरोजेनिटी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ब्लॉक्स बनाए थे। अब रिस्ट्रिक्शन ये थी कि हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा आएगा और एक दफ़ा लाज़मी आएगा। यानी हर ब्लॉक में नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं, वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के बराबर होंगे। हर ब्लॉक में नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं, वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के बराबर होंगे। तो इसमें फिर हम लोग हर ब्लॉक के लिए अलग-अलग रैंडमाइज़ेशन करते थे। हम हर ब्लॉक के लिए अलग-अलग रैंडमाइज़ेशन, यानी हर ब्लॉक के लिए अलग-अलग एलोकेशन करते थे। पहले एक ब्लॉक के लिए, फिर दूसरे ब्लॉक के लिए, फिर तीसरे ब्लॉक के लिए, जितने भी आपके पास ब्लॉक्स हैं, ठीक है? तो ये वन डायरेक्शन में। अब ये है कि अगर 2 डायरेक्शन में आपके पास वेरिएशन आ जाए एक्सपेरिमेंटल मटीरियल में, वो किस तरह से होता है? जैसे हम बात कर रहे थे कुछ काउज़ की, ठीक है? कि काउज़ जो हैं वो सेम हेल्थ कंडीशन में नहीं है, सेम हेल्थ नहीं है उनकी, कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, कोई नॉर्मल सी हैं और कोई बहुत ज़्यादा वीक हैं। हमें एक ही जैसी, हम चाहते तो यही हैं कि होमोजेनिटी आए, एक ही जैसी मिल जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो मटीरियल इतना अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हमें हेटेरोजेनिटी को ही कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे काउज़ हैं, एक तो हेल्थ वाइज़ और फिर ऐज वाइज़। एक तो हेल्थ वाइज़ वो उनमें वेरिएशन आ रही है, दूसरा उनमें ऐज वाइज़ वेरिएशन आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें देखें, अब इसमें ये हो जाता है कि 2 डायरेक्शन में वेरिएशन आई, हेल्दी और ज़्यादा ऐज वाली काउज़, ठीक है? इसी तरह एक आप लोग ऐज वाइज़ ब्लॉकिंग कर लोगे, दूसरी आप लोग जो है वो हेल्थ वाइज़ ब्लॉकिंग कर लोगे। तो ये आपके पास 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है? इस सूरत में फिर ये होता है कि हम लोग ब्लॉकिंग 2 डायरेक्शंस में होती हैं, तो फिर जब सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखते हैं ना एनोवा में, तो वहाँ जाके फिर हमें जो है वो एक और सोर्स जो होता है वो क्या है, हमारे पास एक और सोर्स सोर्स वो हमारे पास है दूसरी ब्लॉकिंग, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इसको एग्जांपल से ही इसको कर लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंटर इज स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ 5 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर यू मैन्युफैक्चर। डायनामाइट बनाने के लिए कोई जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, मिक्सचर जो यूज़ होता है, फॉर्मुलेशंस जो यूज़ होती हैं, उनको वो चेक करना चाह रहा है, उनको स्टडी करना चाह रहा है कि वो कैसी हैं। ये देखिए, अब वो नेक्स्ट कह रहा है, ईच फॉर्मुलेशन इज मिक्स्ड फ्रॉम अ बैच ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? अब रॉ मटेरियल के भी डिफरेंट बैचेस हैं। दैट इज ओनली लार्ज इनफ फॉर 5 फॉर्मुलेशंस, किस जो एक बैच है उसमें सिर्फ 5 फॉर्मुलेशंस बनाई जा सकती हैं, ठीक है? फर्दर मोर द फॉर्मुलेशंस आर प्रिपेयर्ड बाय सेवरल ऑपरेटर्स, तो जो उनको मिक्स कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ऑपरेटर्स भी डिफरेंट है, ठीक है? अब उस वो ये बता रहा है, एंड देयर मे सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है? इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो है वो 2 डायरेक्शन में वेरिएशन आ गई है। एक आप लोगों के पास बैचेस डिफरेंट है रॉ मटेरियल के, दूसरा आप लोगों के पास जो है वो ऑपरेटर्स जो हैं वो भी डिफरेंट है। तो ये लैटेंट स्क्वेयर डिज़ाइन आ गया। ठीक है?
ठीक है स्टूडेंट्स, तो द टू मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड आर बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑपरेटर्स। चेक हम किसको कर रहे हैं? फॉर्मुलेशंस को। सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट जो है वो एक्चुअली फॉर्मुलेशंस हैं, लेकिन हुआ ये है कि अब उन फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था वो बैचेस में आता है, और एक बैच से सिर्फ 5 फॉर्मुलेशंस बन सकती हैं। फिर दूसरा बैच, और बैच वाइज जो है वो कह रहे हैं कि वो वेरिएशन आ सकती है। इसी वजह से उसने क्या किया, उसने बैच को ब्लॉकिंग बना लिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो भी ऑपरेटर्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी ही चला रहे हैं तो एक ड्राइवर डिफरेंट वे में चलाएगा, दूसरा ड्राइवर डिफरेंट वे में चलाएगा। ठीक है, रूल्स तो वही फॉलो करने होते हैं, लेकिन हर एक का अपना एक वे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास दो डायरेक्शन में आ गई है ब्लॉकिंग। आगे उसने नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डाटा दिया हुआ है आप लोगों को। ये देखिए, ऑपरेटर्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं और ये आप लोगों के पास रॉ मटेरियल है। ये देखें, ये अब फॉर्मुलेशंस कहाँ गई? लैटेंट स्केयर डिजाइन जब भी करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये ऑपरेटर्स हैं, ये रॉ मटेरियल है। अब फॉर्मुलेशन इसके अंदर अप्लाई की गई है। अब इसकी लेआउट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी लेआउट कैसे बनती है, इसका लेआउट प्लान कैसे बनता है, उस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। ये देखिए, देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लिखे, इसमें अब इसमें भी रिस्ट्रिक्शन हमें पता है। हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा आएगा और एक दफ़ा लाजमी आएगा। हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा आएगा और एक दफ़ा लाजमी आएगा। इट मीन्स कि मैं बताती हूँ आपको, जस्ट अ मोमेंट। देखिए ज़रा, अब इनको स्क्वायर डिज़ाइंस क्यों कहा जाता है? ये देखिए, ये अब दोनों डायरेक्शंस में ब्लॉकिंग है। इसको मैं लिख देती हूँ जैसे ऐसे ही। इसको मैं ना कॉलम्स लिख देती हूँ। अब ज़ाहिर है दोनों डायरेक्शन में है, कॉलम्स में भी, रोज़ में भी। तो अगर हम B1 B2 लिखेंगे तो दूसरों को क्या लिखेंगे? तो मैं इसको C1 C2 C3 C4, ये आप लोगों के पास जो है वो C3 ये देखिए ज़रा, मैंने जो कॉलम वाइज़ ब्लॉकिंग थी उसको C1 C2 C3 C4 C5 कह दिया, और जो रो वाइज़ थी उसको R1 R2 R3 R4 R5 कह दिया। ठीक है? अब देखें, मेरे पास ट्रीटमेंट्स हैं। लेट्स सपोज़ हम कह देते हैं मेरे पास मैं इनको A B में लिख देती हूँ। A B C D और E, लेट्स सपोज़। अब मेरे पास 5 ही ट्रीटमेंट्स हैं। मैं अब स्टार्ट करती हूँ, हर ब्लॉक के लिए अलग-अलग रैंडमाइज़ेशन करनी है।
अब मैं शुरू करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहला ही जो उठाया, मैंने क्या किया, 5 स्लिप्स ली, एक पर ए, एक पर बी, एक पर सी, एक पर डी और एक पर ई लिख दिया। अब मैंने पहली जो स्लिप पिक की वो मेरे पास सी आया, तो मैंने पहले वाले में सी लिख दिया। दूसरी मैंने जो स्लिप पिक की वो मेरे पास ए आ गया, ठीक है। जब मैंने तीसरी स्लिप पिक की तो वो मेरे पास ई आया। चौथी स्लिप पिक की तो वो बी आ गया, ठीक है। पांचवी स्लिप पिक की तो वो मेरे पास डी आ गया। ये मैंने पहले रो के लिए कर लिया, मैं रो वाइज कर रही हूँ, ठीक है। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगले जो दूसरी रो है उसके लिए भी रैंडमाइजेशन मैं करने जा रही हूँ। मैंने पहली स्लिप पिक की तो ए आ गया, मैंने दूसरी स्लिप पिक की तो वो डी आ गया, मैंने तीसरी स्लिप पिक की तो वो ई आ गया। अब यहाँ पे हम ई प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ई प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रो भी ब्लॉकिंग है और कॉलम भी ब्लॉकिंग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इस ड्रॉ को दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस तरह से अगर रो वाइज इसमें कोई चीज रिपीट नहीं होनी तो इसमें कॉलम वाइज भी कोई चीज रिपीट नहीं होनी, बिकॉज ये रो वाइज भी ब्लॉकिंग है और कॉलम वाइज भी ब्लॉकिंग है। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो अब देखें, अगर डी हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट फिर मैंने उठाई तो वो मेरे पास सी आ गया, अगली मैंने उठाई तो वो मेरे पास जो है वो अगेन ये आ गया, और लास्ट मैंने उठाई तो वो मेरे पास बी आ गया, ठीक है। इसी तरह अब ना तो रो वाइज कोई चीज रिपीट होगी ना कॉलम वाइज, क्योंकि रो भी एक ब्लॉक है और कॉलम भी एक ब्लॉक है। तो इसी तरह यहाँ पे मैं कह रही हूँ बी आ गया था, फिर नेक्स्ट में हम गए तो वहां पे जो है वो आप लोगों के पास सी आ गया था। ऐसे ही रेंडमली जो भी आता जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास ए आ गया था, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी आ गया था, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ई आ गया था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ ई आ गया था, और यहाँ पे बी आ गया था, यहाँ पे डी आ गया था, और यहाँ पे ए आ गया था। अब देखिए, अब अगेन एक प्रॉब्लम है। अब ए बी सी, हाँ यहाँ पे सी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है लास्ट वन के लिए, हमें पता है यहाँ ए बी सी ई आ गया है, तो यहाँ पे मुझे डी ही प्लेस करना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ई ही प्लेस होगा, यहाँ पे जो मिसिंग है, यहाँ मिसिंग क्या है, बी है, तो यहाँ बी ही होगा। यहाँ क्या है, सी, और यहाँ क्या है मेरे पास, ए। ये नहीं जी, ये आप लोगों के पास लेआउट बन के ये सेम इसी तरह उसने यहाँ पे भी बनाया हुआ है। ऑपरेटर्स एक साइड पे ले लिए, एक साइड पे रॉ मटेरियल ले लिया, और फिर उसमें जो है वो ट्रीटमेंट सप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखें ट्रीटमेंट ए उसने लिखे में साथ ना, बाकियों में जरूरत नहीं होती, इसमें उसने आपको साथ मेंशन किया हुआ ए बी सी डी ई, फिर दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, तो ये लेटेंस के डिजाइन है, ठीक है। टेस्ट हम कर रहे हैं फॉर्मुलेशंस को। ये देखिए उसने एक टेबल बनाया हुआ जिसमें उसने ट्रीटमेंट अलहदा करके भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो टोटल सम ऑफ स्केयर, टोटल सम ऑफ स्केयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टी एस एस इक्वल टू वही फॉर्मूला जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, वाई आई जे के, अब के भी आ रहा है, ठीक है। वाई आई जे के, आई फॉर ट्रीटमेंट, जे फॉर रोज, के फॉर कॉलम्स, ठीक है। स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ग्रैंड जो सम है उसका स्क्वायर, आई जे और के, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, ठीक है। और इसके लिए अगर आप लोग मॉडल लिखें ना, तो मॉडल आप जैसे मैंने आपको बाकी सबके लिए बताया, तो इसके लिए आ जाएगा आई जे के, आई जे के इक्वल टू सम और इक्वल टू म्यू यानी ओवरऑल मीन प्लस टॉय ट्रीटमेंट का इफेक्ट, ith ट्रीटमेंट का इफेक्ट। मॉडल एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए होता है ना, तो प्लस गैमाई यानी रोज आप लोगों के पास, प्लस कॉलम्स के लिए मैं सी लिख देती हूँ, सी के प्लस एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, आई जे के, राइट। तो ये आपके पास इसका मॉडल हो जाएगा। ये इसके लिए एक मॉडल है, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर उसी तरह देखिए, हर ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करना है शुरू से लेकर एंड तक। हर ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पे 5 रोज 5 कॉलम्स हैं, तो टोटल आप लोगों के पास 25 ऑब्जर्वेशन होंगी। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन का मेथड ये देखें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 24, उसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस 31 का प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट वाली तो T1 थी, T1 का स्क्वायर। करेक्शन फैक्टर क्या होता है? टेबल का ग्रैंड टोटल। ये टेबल का ग्रैंड टोटल है 635 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25, तो ये इक्वल टू आ गया ये। तो इसमें से ग्रैंड टोटल माइनस की सॉरी, इसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस किया है और ये आपके पास 676 आ गया है। अब मैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कराने से भी पहले, अभी मैं इसको नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये नहीं करवा रही, मैं अभी फिलहाल आपको रोज सम ऑफ स्क्वायर सबसे पहले करवाऊंगी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज क्या होंगी आप लोगों के पास? हम रोज में इंटरेस्टेड हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? ये मैं ट्रीटमेंट का बाद में लिखती हूँ। मैंने कहा था जे फॉर रोज, ठीक है, तो मैं इसे रोज लिख देती हूँ, ROWS इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब रोज कहाँ पड़ी हुई हमारी रोज में, तो मैं कह देती हूँ, और वो किसके साथ है? जे के साथ, ठीक है। रोज हमने जे को कहा था डॉट जे डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिवाइडेड बाय टी लगा लें आप सब, ठीक है। एक्चुअली में तो ये होता है, ये जो डिवाइजर होता है ना, कि जितनी ऑब्जर्वेशंस को आप सम करके स्क्वायर कर रहे हो ना, एक्चुअली वही टी होता है। जितनी ऑब्जर्वेशंस को सम करके स्क्वायर करें। देखो इसका डिवाइजर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें हम किसी ऑब्जर्वेशन को सम करके नहीं स्क्वायर, हम हर ऑब्जर्वेशन को इंडिविजुअली स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका डिवाइजर 1 ही होता है। इसका डिवाइजर हम कितनी ऑब्जर्वेशन, रो सम ऑफ स्क्वायर है ना, तो रोज कहाँ पड़ी हुई है हमारे पास? ये देखें, स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। डॉट्स लिखे हुए ना, इसका मतलब है कि आपने कॉलम्स और ट्रीटमेंट्स को नहीं देखना है, आपने सिर्फ रोज के टोटल्स लेने हैं। तो फर्स्ट रो का टोटल, सेकंड रो का टोटल, थर्ड रो का टोटल, फोर्थ रो का टोटल, फिफ्थ रो का टोटल, ठीक है। तो अब उस आप देखिएगा, पहली रो का टोटल 111 है ना, तो उसने भी यही किया है। उसने ये देखिए, उसने क्या किया, उसने 111 का स्क्वायर ओवर डिवाइड बाय 5, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो टोटल 5 ट्रीटमेंट्स है। 134 स्क्वायर ओवर 5, 130 स्क्वायर डिवाइड बाय 5, और ये सारा कुछ माइनस करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर ये हमने कैलकुलेट किया था, वही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉलम सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, तो ये आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? ये देखें, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है?
सम ऑफ में यहाँ करके थोड़ा सा लिख रही हूँ, कॉलम्स के को मैंने कहा था डॉट डॉट के स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी ही लिख लें डिवाइजर माइनस करेक्शन फैक्टर ठीक है। तो ये इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है, हर कॉलम को सम करके स्क्वायर करते जाना है। पहले कॉलम का सम, दूसरे का, तीसरे का। अब आप देखिए पहले कॉलम में कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, तो इसका मतलब 5 ऑब्जर्वेशन को जमा किया तो 107 आया। फिर उसको स्क्वायर किया और फिर मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया। मैंने बताया ना सम ऑफ स्क्वायर है, तो आपने 5 ऑब्जर्वेशन को सम किया और उसको स्क्वायर किया। जितनी ऑब्जर्वेशन को सम करके स्क्वायर करें वही आपका डिवाइजर होता है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप, अगर ये बात आपको याद है तो आप कर सकते थे कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की तरफ। ये मैंने पहले क्यों नहीं करवाया ये भी बताती हूँ। फॉर्मूला तो जाहिर है आपको पता वही होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट जैसे मैं लिखती हूँ इसे इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम वाई आई फॉर ट्रीटमेंट है ना, आई डॉट डॉट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप टी ही लिख लें क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स और नंबर ऑफ रोज कॉलम्स जो है ना वो इक्वल होते हैं, तो माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ट्रीटमेंट रोज भी सम कर लिए, कॉलम्स भी सम कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या चीज सम करेंगे, अब हम ट्रीटमेंट्स को सम करेंगे। ट्रीटमेंट्स को आप किस तरह से सम कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब हमें पहला ए ट्रीटमेंट का सम चाहिए। पहला ट्रीटमेंट ए है ना, ए, दूसरे में ए, 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 इन पांचों को अब आपने सम करना है। फिर ट्रीटमेंट का पहला सम आना है। तो आप इसके लिए बेहतर हाल ये होता है कि आप ऐसा करो, साइड पे निकाल के लिख लो इनको, ए बी सी डी ई, ये आपके पास है। ए की पहली वैल्यू क्या है 24, देन ए की दूसरी वैल्यू क्या है, ये देखिए 30। मैं ए की वैल्यूज सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ, कोई ऑर्डर नहीं देख रही, सिर्फ ए की वैल्यूज निकाल निकाल के लिख रही हूँ। ये आपके पास ए की वैल्यूज आ रही हैं। सिमिलरली मैं बी की वैल्यूज देखूंगी, बी की वैल्यूज कहाँ कहाँ है, पहली वैल्यू है 17, मैं ऑर्डर नहीं देख रही, फिर बता रही हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज देख रही हूँ। ठीक है, फिर 17 के बाद बी की दूसरी वैल्यू हमारे पास 20 है। फिर तीसरी वैल्यू को अगर आप लोग देखो बी की, तो वो भी अगेन 20 है। सिमिलरली थर्ड वैल्यू अगर आप देखें तो वो आप लोगों के पास है थर्ड 20 है, और फोर्थ वैल्यू हमने देखनी है बी की 23 है, और फिफ्थ वैल्यू जो है वो हमारे पास 21 है। सिमिलरली आपने सारी निकाल निकाल के यहाँ पे लिख लेने हैं और इनको सम कर लेना है। ठीक है, अब पहले ट्रीटमेंट का सम आप लोग सम करके देखेंगे तो 143 आएगा। ठीक है, दूसरे का सम जो है वो 101 आएगा, तीसरे का जो सम है वो आएगा 112, चौथा जो है वो 149। आपने निकाल के लिख लेना है इसको और उसके बाद इनको सम कर लेना है, तो ये 130 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको जो है वो, अब आप अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखो तो ये देखें ज़रा, अब देखें 143 स्क्वायर, अगर आप इसको ट्रीटमेंट में देखें 43 स्क्वायर, 101 स्क्वायर, 112 स्क्वायर, 149 स्क्वायर और 130 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 सबके। ठीक है, माइनस करेक्शन फैक्टर। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट कैलकुलेट हो गया, एरर सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट एसएस माइनस रो सम ऑफ स्क्वायर माइनस कॉलम सम ऑफ स्क्वायर, तो ये 128 आ गया आप लोगों के पास। तो नेक्स्ट आप लोग इसका नोवा टेबल पे जब जाओगे ये अनोवा टेबल को अगर हम देखें, ये देखिए अब सोर्स ऑफ वेरिएशन में ट्रीटमेंट्स हैं,
रोज हैं और कॉलम्स, हमने 3 चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एरर आएगा। ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल t -1 यानी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1। पहले इसमें स्क्वायर डिजाइन है तो सारे इक्वल होते हैं। रोज r -1, नंबर ऑफ रोज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज -1, कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स -1, ठीक है। और टोटल जो है वो n-1, n टोटल 25 ऑब्जर्वेशन हैं तो -1 आ जाएगा 24। तो 24 में से रिमेनिंग ये 4 ये 4 ये 4 माइनस करोगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। और 12 जो है ना वो आपके पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। फिर सम ऑफ स्क्वायर्स आपने सबके पुट करने हैं। ये ट्रीटमेंट का आया था, ये रोज का था, कॉलम्स का था, और ये एरर सम ऑफ स्क्वायर और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर। मीन स्क्वायर आपको पता है, हर एक सम ऑफ स्क्वायर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप लोग डिवाइड करते जाओगे तो वो आप लोगों के पास मीन स्क्वायर्स आते जाएंगे, ठीक है। एफ कैलकुलेटेड, अब एफ कैलकुलेटेड क्या होती है कि जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना, आपने हाइपोथेसिस बनाओगे तो फॉर्मूला भी लिख लेना। अब मैं तो वैसे इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, रोज कॉलम्स को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं ट्रीटमेंट में। तो आप सिंपली ऐसा करो, अगर आप किसी जगह पे रोज को भी चेक करना चाहिए, यानी रॉ मटेरियल को भी चेक करना चाह रहे हो, ऑपरेटर्स को भी चेक करना चाह रहे हो, तो फिर आप लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हो। इनको भी सिंपली आपने इस पे डिवाइड करना है। तो ट्रीटमेंट का तो हमें पता है कि आपने उसे एरर पे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट को एरर पे ही डिवाइड करते जाओगे। ये देखें 82.50 डिवाइडेड बाय 10.67 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.73, ठीक है। अब आपने एक टेबल वैल्यू देखनी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जिसको जिस पर डिवाइड करते हैं उन्हीं की डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज की जाती है। ये न्यूमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये डिनोमिनेटर की। देखें उसने क्या किया है, 4 को, ये वाले 4 को ट्रीटमेंट को एरर पे डिवाइड किया, इस वाले 12 में देखा है, तो है 3.26। क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर है 7.73? यस, yes, if this is greater, so we can say that we reject our null hypothesis. What was the null hypothesis? It was mu1 equal to, अब mu नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, मैं u लिख रही हूँ, equal to mu3 equal to mu4 equal to mu5, ठीक है। सो ये h0 था हमारा। अगर यहाँ पे ये ग्रेटर है, इट मीन्स कि वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड मे कंक्लूड दैट फोर फॉर्मुलेशंस आर नॉट सेम, ठीक है। अगर अब ये सेम नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आगे मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट या फिर कंट्रास्ट की तरफ मूव करोगे। अब मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट जो है वो आप देखो कि यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट में स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट 5 फॉर्मुलेशंस। तो आप यहाँ पे मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यानी टुकिस टेस्ट लगाओगे। अब टुकिस टेस्ट में किस पे लगाओगे, ना रोज को देखना है ना कॉलम्स को देखना है। आप ये वाला जो टेबल बनाया है ना, आपको मीन्स चाहिए ना ट्रीटमेंट्स के, तो ये टेबल यूज करो। और इसके लिए आप लोग मल्टीपल कंपैरिजन ABCDE जैसे आप CRD पे लगाते हो ना, सिमिलर प्रोसीजर है, जस्ट ये टेबल यूज करें। एरर सम ऑफ स्क्वायर यहाँ से, एरर मीन स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाएगा और आप लोग यहाँ से लगा इसके ऊपर कर लोगे। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से इसको अभी करके देखें कि आपने ये टुकिस टेस्ट भी लगाना है। पहले देखना है कि ये रिजेक्ट हुआ है, देखें ये रिजेक्ट हुआ है, फिर आपने टुकिस टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको करें और कंट्रास्ट। अच्छा ये CV का भी थोड़ा सा साथ ही बता दूं, CV मीन स्क्वायर एरर डिवाइड बाय ग्रैंड मीन। ये भी मैंने आपको बताया था कि 3% से 20% के दरमियान हो तो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट रिलायबल है, ठीक है। करें इसको जल्दी से।